तो ये थे हमारे साथ उत्तर प्रदेश संपादक जिन्होंने ये जानकारी दी है कि किस प्रकार से कौन सी पार्टी में कितने प्रत्याशी दागी हैं, जो कि पहले चरण के चुनाव में इस बार जनता की जो किस्मत है जनता उनकी पेटी में कैद करेगी। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं ये जो चलन है वो बढ़ता जा रहा है और बहुत पहले से ये परंपरा राजनीतिक दलों में चली आ रही है कि दागी प्रत्याशी भी खूब बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं और जीतते भी हैं और MP MLA भी बनते हैं। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। यूपी में अवैध तरीके से हलाल सर्टिफिकेट देने के मामले में मौलाना महमूद मदनी भी घेरे में आ चुके हैं। अब यूपी STF ने एक बार फिर से जमीयत उलमाए हिंद के अध्यक्ष व मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना महमूद असद मदनी को पूछताछ के लिए बुलाया है। मौलाना मदनी को ईद के बाद राजधानी स्थित STF मुख्यालय में तलब किया गया है। गौरतलब है कि मौलाना मदनी से STF ने फरवरी में भी 2 दिन पूछताछ की थी। विभागीय सूत्रों की माने तो मौलाना मदनी के साथ हलाल सर्टिफिकेट ट्रस्ट से जुड़े 4 अन्य पदाधिकारियों से भी पूछताछ के बाद STF को कई अहम सुराग मिले हैं। जांच में सामने आया है कि हलाल सर्टिफिकेट बांटने से होने वाली कमाई को कई कंपनियों में डाइवर्ट किया गया, जिनमें से कई शेल कंपनियां होने की आशंका जताई जा रही है। इसी वजह से STF ने मौलाना मदनी को पूछताछ के लिए बुलाया है। दरअसल मौलाना मदनी हलाल संस्थाओं से जुड़े ट्रस्ट के अध्यक्ष भी हैं। इसमें पहले ही इनके 4 पदाधिकारी मौलाना मुदस्सिर, हबीब यूसुफ पटेल, अनवर खान, मोहम्मद ताहिर को गिरफ्तार किया जा चुका है। अधिक जानकारी के साथ घनश्याम निशान चौर से जुड़ गए हमारे सहयोगी। घनश्याम, जिस तरह से ये हलाल वाला मामला काफी लंबे समय से बहुत हाईलाइट भी हुआ उत्तर प्रदेश के अंदर, अब इसकी जांच चल रही है, लेकिन इसमें ये मौलाना भी घिरते नजर आ रहे हैं। क्या कुछ इनके खिलाफ मिला है और क्या कुछ कार्रवाई हो सकती है? देखिए दीपक जी, इसके पहले मौलाना मदनी को फरवरी माह में यूपी STF ने बुलाया था, पूछताछ किया था और पूछताछ के बाद उनको छोड़ दिया था। एक लंबा पूछताछ चला था और 2 बार बुलाया था। हालांकि अभी सोर्सेज से पता चल रहा है, जो विभागीय सोर्सेज हैं उसमें इनकी सीधे तौर पे इन्वॉल्वमेशन सामने दिखाई दे रही है, क्योंकि ये कई तमाम जो हलाल सर्टिफिकेशन की संस्थाएं थी, उस संस्थाओं से जुड़े हुए एक ट्रस्ट था, उस ट्रस्ट के ये अध्यक्ष हैं, ये ट्रस्टी हैं। तो ये तो साफ था कि ट्रस्टी होने के चलते इन्हीं के दिशा निर्देश में, इन्हीं के दिशा निर्देशन में ये सब सारी संस्थाएं काम कर रही थी। अब पता चला है कि ये जो कंपनियां हैं, उन कंपनियों से जो पैसे कमाई होती थी, जो पैसे मिलते थे, उन कंपनियों को सेल कंपनियों में पैसे को डाइवर्ट किया गया है। वो देश विरोधी गतिविधियों में उसको पैसे को लगाया गया है। तो ऐसे में अब सीधे तौर पे जो यूपी STF ने जो 4 लोगों को गिरफ्तार किया था, जिसमें मौलाना मुदस्सिर सबसे पहले गिरफ्तार किए गए थे, हबीब यूसुफ पटेल, अनवर खान, मोहम्मद ताहिर, इन जो 4 लोगों को गिरफ्तार करके लखनऊ के हजरतगंज थाने लाया गया था। इसके बाद इनको रिमांड पे ली गई थी। यूपी STF ने लगातार पूछताछ की थी। पूछताछ में भी मौलाना मदनी का नाम सामने आया था। हालांकि जो जांच कर रही थी यूपी STF, इस पूछताछ के पहले भी उनके जांच में मौलाना मदनी का नाम आया था। अब तो इनके पास यूपी STF के पास इन सोर्सेज के जरिए इनका नाम भी इसमें इन्वॉल्व हो गया है। तो ऐसे में सीधे तौर पे मौलाना मदनी की मुश्किलें अब बढ़ते हुए दिखाई दे रही है। अभी तक वो पूछताछ के घेरे में थे, अब जो है इस जांच के घेरे में आ गए हैं। और अब जांच के घेरे के बाद जो है उनको यूपी STF के राज्य कार्यालय पे उनको ईद के बाद बुलाया गया है। एक बार फिर उनको पेश होना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा। और अब जो है उनके लिए मुश्किलें इसलिए भी बढ़ जाएगी कि पूछताछ में जो उन्होंने जवाब दिया था उसका मिलान, और जो 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया था हलाल सर्टिफिकेशन से संस्थाओं से जुड़े हुए लोगों को, उनका बयान की मैच की जाएगी। मैचिंग में जाहिर बात है कि मैचिंग में कहीं ना कहीं अनभिज्ञता और जो है डिफरेंस मिला होगा, जिसके चलते फिर से इनको पूछताछ के लिए बुलाया गया है। अब इसमें ये घिरते हुए दिखाई दे रहे हैं, इन पे कड़ी कार्रवाई की जा सकती है। अब देखने वाली बात होगी कि ईद के बाद जब उनको बुलाया जाता है तो वो उन लोगों से सामना कराया जा सकता है कि नहीं जा सकता, क्योंकि वो लोग अभी जेल में बंद है। तो ऐसे में अगर उनको रिमांड में लेकर के हो सकता है कि मौलाना मदनी का सामना भी कराया जाए। उन जो बयान इनके खिलाफ ये इन 4 लोगों ने दिया है, उन बयानों का भी मिलान किया जाए। और ऐसे में मौलाना मदनी जो हलाल संस्थाओं से जुड़े हुए ट्रस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वो सीधे तौर पर इन्वॉल्वेशन और घिरते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनकी मुश्किलें अब
पूरी तरीके से बढ़ने वाली दिख रही है। जी दीपक। घनश्याम, इसमें एक हलाल जो ये पूरा मामला है, इसमें शैल कंपनियों का जिक्र आ रहा है कि जो पैसा जाता था वो शैल कंपनियों को जाता था। तो क्या इन किसी कंपनी का कुछ उजागर हुआ है कि कंपनी किस तरह से काम करती थी, कौन सी ये कंपनी है, कैसे ये पैसा घूम के इनके पास जाता था और उसके बाद कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता था, जो भी अनैतिक गतिविधियां थी उनमें? देखिए दीपक, अगर आसान शब्दों में हम अपने दर्शकों को बताएं तो ये जो हलाल सर्टिफिकेशन एक जो नाम है ना, यही इलीगल्स है, क्योंकि ये सरकार के साथ पैरेलल एक संस्था चलाते थे। कोई भी सर्टिफिकेट देने का काम सरकार का होता है, सरकार के संस्थाओं का होता है। कोई भी लाइसेंस अगर देना है, अगर हमें लाइसेंस देना है कि हमें फैक्ट्री चलानी है, तो वो परमिशन कौन देता है? सरकार देती है, और वो अपनी निगरानी में रखती है कि उस फैक्ट्री में वो सारे मानक पूरे किए जा रहे हैं जो आम जनता के लिए सहूलियत बना हो। उसका एक चार्ज लेती है सरकार, उसकी सर्विस प्रोवाइड कराती है। इन लोगों ने सरकार के इतर, सरकार के पैरेलल एक हलाल सर्टिफिकेशन ऑर्गेनाइजेशन बना लिया और उसका एक बकायदा लोगो बनाया। उस लोगो को उस प्रोडक्ट पे बकायदा मार्किंग करते थे और उसका एक हैवी चार्ज लपेटते थे और उनको एक सबजबाग दिखाते थे कि इससे जो गल्फ कंट्री है, जो मुस्लिम बाहुल्य देश है, वहां पे इस हलाल सर्टिफिकेशन से आपकी बिक्री बढ़ेगी। इस लालच में और धर्म के आड़ में इन दोनों चीजों को देख करके जो है इसको एक बकायदा धर्म का धंधा किया गया और सरकार के पैरेलल संस्था खोला गया। अब इसमें मोटी कमाइयां होती थी, बड़ी लंबी कमाइयां होती थी, मोटी कमाइयां होती थी। प्रथम दृष्टया जो यूपीएसटीएफ को मिला वो ये मिला कि इससे सेल कंपनियों को पैसे ट्रांसफर किए गए हैं कि उस पैसे को जो हलाल सर्टिफिकेशन के संस्थान में आए, एक तो वो पैसे ट्रस्ट को भेजे गए, उस ट्रस्ट से के जरिए धार्मिक कई कार्यक्रम हुए, धार्मिक कई इनके जो भी अपने काम थे उसमें इन्वॉल्व किया गया उस पैसे को, वो भी इलीगल है। आप इस तरीके से एक फेक संस्था बना करके, सरकार के पैरेलल फेक संस्था बना करके उससे पैसा अर्निंग करे और उसके बाद धार्मिक गतिविधियों में, एजेंडा में उसको शामिल करे, ये भी इलीगल था। तो एक तो ये है, दूसरा ये है कि ऐसे सेल कंपनियों में इस पैसे को ट्रांसफर किया जो विदेशों में इन्वेस्ट किए गए, बाहर विदेशों में भेजे गए और विदेशों के जरिए फिर इंडिया में फिर पैसे वापस ला करके यहाँ पे कई जो है जो नेपाल बॉर्डर से संबंधित, नेपाल बॉर्डर से जुड़े हुए जो भारतीय देश, भारत के जो जिले हैं, वो वहां पे ये सीमावर्ती जो जिले हैं वहां पे ये पैसे को इन्वॉल्व किया गया, इसको एडजस्ट किया गया। तो ये सब सारी चीजें जो जब जांच में आई तो ये पता चला कि ये जो पैसे कमाए जा रहे हैं, इस पैसे से सिर्फ सबजबाग के लिए नहीं कमाए जा रहे हैं, एक धार्मिक एजेंडा चलाया जा रहा है। इसके पीछे एक बड़ा मकसद का खेल खेला गया है और धार्मिक खेल खेला जा रहा है। तो अब उस जांच में धीरे धीरे इनके परतें खुल रही हैं, इनका जो एजेंडा साफ हो रहा है। यूपीएसटीएफ लगातार अपने काकस में इनको ले रहा है, लगातार अपनी जाल फैला रहा है और इस जाल में ये लोग सीधे तौर पे फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं और सीधे तौर पे धार्मिक मामलों में भी फंसते दिखाई दे रहे हैं। इलीगल तौर पे हलाल सर्टिफिकेशन का जो सबजबाग दिखा करके धर्म की आड़ में जो पैसे कमा रहे थे, वहां पर भी सीधे तौर पे फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। दीपक, तमाम महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए शुक्रिया आपका घनश्याम।